संक्षिप्त टिप्पणी ये है कि यहाँ जब राजनीति गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। ऐसे ही बयान मायावती ने दिया अखिलेश यादव के लिए। इसको नहीं। लेकर सियासत में बड़े भूचाल आया उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं इस पे भी आप बताइएगा। मैं एक बड़े चैनल पे काम करता हूँ, तो उस चैनल में एक कार्यक्रम बनता है, तो उस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर ने हमसे पूछा कि इसका वन लाइनर आप बताइए एक लाइन में। तो हमने यही कहा कि यहाँ पर सांप छछूंदर की लड़ाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही। दर्शकों सुनिएगा, सर ने बहुत बड़ी बात कही है। उस सांप छछूंदर की लड़ाई में इनकी प्रवृत्ति गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। हाँ। इसलिए यहाँ पर तो मतलब एक तरह से इन्होंने इतना बड़ा अपने लिए कुआं खोद दिया है कि जाहिर सी बात है कि गठबंधन दलों को आपस में लड़के ही भारतीय जनता पार्टी को ही जिता देंगे। ये बिल्कुल सही। और कुछ समय बाद जब उनकी बैठकों का दौर शुरू होता है, तो उसमें कांग्रेस उसमें मठाधीशी के तौर पर एक अपनी एंट्री करती है और नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का बोलो इंडिया एक्सप्रेस के मंच पर स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जिस तरीके से हो रही है, चुनाव से पहले चुनाव की चुनावी चर्चा पर, बहुत बहुत स्वागत है उसी मंच पर चुनावी चर्चा पर। तो सभी दर्शकों, आप लोगों ने हमें जिस तरीके से प्यार दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे बीच कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह आचार्य जी फिर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासती लड़ाई पर। जिस तरीके से 15 जनवरी के बाद 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती पर और तमाम राम मंदिर पर और तमाम विपक्षी दलों पर और एनडीए गठबंधन पर यानी सर्वोच्च महामहिम की तरीके प्रस्तुत किए जाने वाले नरेंद्र मोदी पर। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हम शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक इंडिया गठबंधन का क्यों नहीं हल हुआ है सीट शेयरिंग का मामला को लेकर? पंकज, आपने बहुत ही एक सामयिक सवाल किया है। इस सामयिक सवाल पर मेरा जो व्यक्तिगत चिंतन है वो ये कहता है कि ये इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी के भरसक प्रयासों से एक आकार लिया। बात यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ समय बाद जब उनकी बैठकों का दौर शुरू होता है, तो उसमें कांग्रेस उसमें मठाधीशी के तौर पर एक अपनी एंट्री करती है और सारे दलों को ये एहसास कराने की कोशिश करती है कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अहम दल, लिहाजा यही इसकी अगुवाई कर सकता है। हाँ, एक संदेश ऐसा प्रतीत भी हुआ है। हाँ, उनके बयानों से ऐसा। अब आप जब सामंजस्य के तौर पर एकता की बात करेंगे, तो आपको तमाम सारे अपने ईगो कहीं न कहीं निगलेक्ट करने होंगे। वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। हाँ, ये सबसे बड़ा एक इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में जो सीट शेयरिंग का मसला नहीं हल हो पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है। हाँ, इस जगह सर हम कहेंगे। और नहीं, बात आप पूरी सुनिए। इसके बाद होता ये है कि जो कांग्रेस है, एक समय में जब केंद्र में लगातार सरकारें कांग्रेस की थी, प्रदेशों में बहुतायत सरकारें कांग्रेस की थी, तब उस दौर में कांग्रेस के पास दलित, मुस्लिम हैं और बैकवर्ड सवर्ण भी थे। हाँ, सवर्ण भी बहुतायत थे हैं। इस प्रकार से जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोटिंग का एक व्यापक स्वरूप बनाया है, वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा साहब ने। और इसके मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच में
जब कुछ मुलायम सिंह, मायावती और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ये तमाम एक लोहिया के बाद की एक जो फौज तैयार हुई समाजवादियों की, बिल्कुल। है ना, इन्होंने क्या किया कि उस कांग्रेस के कुशासन का प्रचार करते हुए, कांग्रेस के कुशासन का इन्हीं दलों ने प्रचार किया, और एटलीस्ट क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस के ही वोटों को कैप्चर कर लिया। बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल कर लिया। हाँ, मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, दलित वोट चला गया आपके मायावती के साथ, है ना, और इसी प्रकार बिहार में बैकवर्ड और दलितों का लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हाथों आ गया, ये एक गिरा। तो अब जब गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आती है तो होता ये है कि अगर सीट शेयरिंग होती है तो वोट हड़पेगी कांग्रेस किसका? इन्हीं दलों का, इन्हीं दलों का। तो इनको वो वोट जो इन्होंने कभी छीना था, इस एकता के भ्रम में वो विपक्षियों का वोट कांग्रेस के शेयर में चले जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, कोई भी हो, तो कांग्रेस से बचना भी चाहते हैं, एकता भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो राजनीति में दो तरफा तौर पर आप कहीं एक सक्सेस वाली राह पर नहीं चल पाएंगे। सफलता की राह पर चलने के लिए आपको एकजुटता और बहुत ही सामंजस्य के साथ में एक अभियान के रूप में आप 2024 की लड़ाई लड़ेंगे, तब कहीं कहीं आपको बिल्कुल सही कहा सर। तो ये मेरा सीट शेयरिंग के मसले पर आपसे और दर्शकों के सामने हमारा व्यक्तिगत आपके सामने चिंतन हुआ। हाँ जी, सीट शेयरिंग की बात करते हैं सर और एकजुटता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार एकजुटता और गठबंधन तमाम राजनीतिक मसलों को लेकर और व्यक्तिगत मसलों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी एकजुट हुए थे 2019 में, और कहीं न कहीं जो 0 सीट पे थी बहुजन समाज पार्टी, और वो इस गठबंधन से 11 सीटों पे पहुंच गए, तो एकजुटता का मैसेज पूरे समाज में गया। और जिस तरीके से एकजुटता को यानी फैग मार के किनारे कर दिया, 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की महामहिम बहन कहें या सुश्री मायावती कहें, ये तो दर्शकों के हिसाब से, तो जिस तरीके से बहन मायावती ने बिल्कुल फाइट मार दिया उस चीज़ को लेकर, जो चीज़ शून्य हो उसको 11 तक ले जाए, डबल डिजिट तक ले जाए, उस गठबंधन को लेकर, और उसमें लेकर देखा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से उस गठबंधन को लेकर कोई शब्द नहीं कहा गया था या कोई सिस्टम नहीं कहा गया था। मायावती ने एकजुटता, देखिए पंकज भाई, राजनीति में बहुत सारी बातें शब्दों से ही नहीं कही जा सकती हैं, वो सिर्फ समझ में जा पाती हैं, और उनका विश्लेषण होता है। पार्टियां अपने अपने स्तर से विश्लेषण करती हैं, और उस विश्लेषण में मायावती अपनी चाल चल रही हैं और अखिलेश अपनी चाल चलना चाहते हैं, और इनमें दोनों में एक प्रकार से विचार की भिन्नता इतनी जबरदस्त है कि एक दूसरे को कहीं सपोर्ट न करके एक दूसरे को चोट मतलब पहुंचाना, हाँ, नुकसान करने की इनके बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही है। तो ये गठबंधन दलों के बीच में जब सामंजस्य की बात आई तो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मसला सीट शेयरिंग का ही था। कांग्रेस ने साधने की कोशिश की मायावती का विरोध अखिलेश ने किया। अब आप कह रहे हो कि शब्दों से कुछ नहीं कहा, लेकिन मायावती का विरोध किया समाजवादी पार्टी ने, हाँ किया है ना। जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया तो जाहिर सी बात है कि मायावती का तिलमिलाना जाहिर था। मायावती ने और तीखे हमले समाजवादी पार्टी पर, व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव पर मायावती का अभी 15 तारीख का जो बयान सुनिए, हाँ, वो सारे बयान हमारे स्मरण में हैं और उन बयानों पर भी हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बात यहाँ पर सीट शेयरिंग की हो रही है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत रूप से ये मानना ये है कि यहाँ ईगो टकरा गए राजनीतिक। अब सर आपने कहा कि हाँ, ईगो टकरा गए, हाँ, ईगो टकरा गए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और
इस वजह से जब उत्तर प्रदेश में आप जहां सर्वाधिक 80 सीटें हैं लोकसभा की, जब यहाँ आप ये संदेश नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो देश के दूसरे राज्यों में भी तमाम सारे सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद हैं। जैसे ममता का बंगाल में है, या आम आदमी पार्टी का पंजाब में है और दिल्ली में है। हाँ। तो इस प्रकार से जब ये लगातार ये संदेश जा रहा है जनता के बीच में, तो जनता भी इनको उतनी गंभीरता से लेने के मूड में अभी तक नहीं आ पाई है। बिल्कुल नहीं आ पाई, सही कह रहे हैं। और वो तब आ पाएगी जब आप अपनी एकता को जनता के बीच में संदेश के रूप में देंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से इस चर्चा के साथ साथ हमारा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश माया की खटास में गठबंधन फेल हो चुका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर हमारा एक संक्षिप्त टिप्पणी ये है कि यहाँ जब राजनीति गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, ऐसे ही बयान मायावती ने दिया अखिलेश यादव के लिए, इसको लेकर सियासत में बड़े भूचाल आया उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं इस पे भी आप बताइएगा। मैं एक बड़े चैनल पे काम करता हूँ, तो उस चैनल में एक कार्यक्रम बनता है, तो उस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर ने हमसे पूछा कि इसका वन लाइनर आप बताइए एक लाइन में। तो हमने यही कहा कि यहाँ पर सांप छछूंदर की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही, दर्शकों सुनिएगा, सर ने बहुत बड़ी बात कही है। उस सांप छछूंदर की लड़ाई में इनकी प्रवृत्ति गिरगिट तरह रंग बदल रही है। हाँ। इसलिए यहाँ पर तो मतलब एक तरह से इन्होंने इतना बड़ा अपने लिए कुआं खोद दिया है कि जाहिर सी बात है कि गठबंधन दलों को आपस में लड़के ही भारतीय जनता पार्टी को ये जिता देंगे। ये बिल्कुल सर आपने 1000% सही कहा है कि विपक्षी दलों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी लेवल पर अपने कैंडिडेट से लेके हर चीज को व्यवस्थित कर दिया, उनके लिए बहुत मानना है। नहीं, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनका ये राम मंदिर है। हाँ, राम मंदिर तो है, राम मंदिर की तैयारी भी कर ली है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के साथ आप देख रहे हैं पूरे देश में राममय वातावरण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों से एक प्रकार से संदेश देने में सफल हो रही है। हाँ। उस सफलता का उनको लाभ मिलेगा वोट के रूप में। उस सफलता का वोट के रूप में लाभ मिलेगा और इसका ताज पहनाने का काम का ये है कि एक अकेली मायावती नहीं है, वहाँ मायावती के अपने ईगो हैं, केजरीवाल के अपने ईगो हैं, अखिलेश के अपने अलग ईगो हैं, ममता बनर्जी के अलग ईगो हैं। एक व्यक्ति विशेष नेता को आप नहीं कह सकते हैं। आप उस चौसर में आप देखिए जो भी खड़ा है, सबके अपने अपने मतभेद हैं और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं राजनीतिक वोट की राजनीति। बिल्कुल 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 सर। और जिस तरीके से मतभेद की बात करें तो मतभेदों को लेकर चलेंगे तो मतभेद कहीं ना कहीं हर पार्टी में और हर व्यक्ति विशेष में रहा है। और मतभेद की बात करें तो इतना बड़ा मतभेद उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ ना ही तो अखिलेश यादव ने किया था और ना ही तो अन्य दलों ने किया था। मायावती ने अकेले चलने का रास्ता क्यों ही अपनाया? अब देखो, ये कहा जाता है कि विपक्ष यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो विपक्ष अपने कर्मों की वजह से खत्म हो रहा है। इनको फाइट के लिए कुछ ऐसे समझौते करने पड़ेंगे आपस में, तब आप मोदी मैजिक के सामने कहीं अपना प्रदर्शन बेहतर कर दिखा पाएंगे, है ना। तो उधर क्या है कि वो सब राजनीतिक अपने जो भी इवेंट हैं वो पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित करते हैं। मायावती का ये मतलब नरेंद्र मोदी का एक ये स्टैंड है, वो भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहा है। हाँ, है ना, ये तो है, ताकत तो दे रहा है। हाँ। और यहाँ पर कमजोरी के संदेश लगातार जा रहे हैं, तो फैसला तो पहले ही समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये है कि प्रतिद्वंद्विता में आपको अपने साजो सामान की तैयारी के साथ में ही आप अपने प्रतिद्वंदी से फाइट कर सकते हैं। जब आपके साजो सामान सब विखंडित हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो लड़ाई का हस्र जनता के बीच में अगर पहले से चला मायावती का इसी जगह जिस तरह का आपने कहा विखंडित हो रहे हैं आपस में लोग, तो मायावती का इसी जगह एक स्टैंड था। 15 तारीख को उन्होंने खुद ही कॉन्फ्रेंस में बोला है
कि उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके सवर्णों का वोट हमें मिलना नहीं है और सवर्ण और ओबीसी कुछ लड़ेंगे, दलितों का वोट लेकर हम सीट को फाइट करेंगे या उत्तर प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश करेंगे। यही मैसेज उन्होंने दिया है कि हमें कोई मतलब नहीं, हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, हमें इससे कोई लाभ नहीं है। वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो आपस में लड़ेंगी, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो सब आपस में लड़ेंगी। और हमारा वोट शेयर जो 22% कभी होता था वो आज आके 12% हो गया, 10% घट गया है, और 10% में 7% समाजवादी पार्टी को गया है, केवल 3% वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो इस तरीके से मायावती का इस तरीके का स्टैंड लेना, और फिर 0 सीट होते हुए मान ले तो 1 सीट विधानसभा में है, वो भी अपनी दम पर उसने जीता है, पूर्वांचल की सीट। तो इस तरीके से ऐसा बयान देना, क्रिकेट के तरीके बोलना, और फिर जिसके साथ तुमने खुद गठबंधन किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपको बताया कि मायावती एक परिपक्व राजनेता है, समझे। 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक अनुभव उनको है, और राजनीति में कब कैसी चाल चलनी है, मुख्यमंत्री तो 4 बार की बन चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कब कैसी राजनीति में चाल चलनी है, ये उनका अपना व्यक्तिगत नजरिया होता है, उनकी अपना अलग स्टैंड होता है। तो आज 15 तारीख का आप बात कर रहे हो, 15 साल पहले की भी राजनीति में भी उनके ऐसे बयान होते थे और ऐसी ही चालें होती थी। एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनी और 6 महीने का करार हुआ। 6 महीने उन्होंने कहा पहले मैं बनूंगी, बनने के बाद उन्होंने बाद में कहा हम आपको समर्थन नहीं देंगे। सही है। तो मायावती का स्टैंड कहीं ना कहीं लाजवाब रहा है। वो मैंने कहा परिपक्व राजनीति। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर वही हम बात करने वाले थे। हाँ, उनका स्टैंड बढ़िया रहा, परिपक्व रहा है। हाँ, जो भी है वो उनका अपना संगठन जाने। चलिए, हाँ, बहुत बड़े सही आपने कहा सर। और इसी जगह हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में कुछ गठबंधन दल ना जाने से इनकार कर रहे हैं, जाने से इनकार कर रहे हैं। इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा भारत कहीं ना कहीं राममय है, देश विदेश से लोगों को पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम भगवान श्री राम की, और उस जगह विपक्षी दल ना जाने को लेकर ऐसी बातें मीडिया पर हर जगह सब जगह आ रही हैं। तो इस चीज को चर्चा हम अपने दर्शकों में भी चलाने चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि प्राण प्रतिष्ठा में जाना क्यों नहीं चाहते हैं। इस पे बात कर लेते हैं सर। देखिए, यहाँ हमारा कहना ये है कि आस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, और विशेषकर राजनेताओं को। एक दल भारतीय जनता पार्टी कह रही आइए और दूसरे दल कह रहे हम नहीं आएंगे, कांग्रेस कह रही हम नहीं जाएंगे हैं, तमाम सारे और लोग कह रहे हैं, हालांकि केजरीवाल जा रहे हैं। हाँ, केजरीवाल भी जा रहे हैं। मायावती ने बोला है कि हम तो नहीं जाएंगे। हाँ, वो आगे पीछे अपना जाने का है ना। अखिलेश और कांग्रेस ने जैसा कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का मैं इसमें क्यों शामिल हूँ, एक हद तक अगर देखा जाए तो वो ये समीक्षा उन्होंने की कि हमारे जाने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। उनको नुकसान ज्यादा लगा, इसलिए वो वहां से किनारा कर रहे हैं, है ना। और राम के प्रति उनकी आस्था, जैसा कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता की हमारी है। और 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो गए भी वहाँ गए भी। तो कहने का मतलब उनके ना जाने के अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं, और उन निहितार्थों के तहत वो समझते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारा सर्वाधिक जो कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता है, वो उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए और तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस को सर्वाधिक मुस्लिम वोट मिलता है, यूपी में भी मिलता है, लेकिन अब उस स्तर पे, उस पैमाने पर नहीं मिल पाया है। बहरहाल ये है कि कांग्रेस अपने एक वोट वर्ग को क्यों नाराज करेगी वहाँ पर उस कार्यक्रम में पहुँच करके। तो इसी प्रकार से ममता बनर्जी और तमाम सारे कुछ दलों ने इसलिए परहेज किया है कि वो अपना राजनीतिक उनके वही वोटों के स्वार्थ हैं और उनके अपने फैसले हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि आस्था किसी पर नहीं थोपी जा सकती है, है ना। बहरहाल इनके अपने अपने स्टैंड हैं
और न जाने के अपने कारण हैं, और वहाँ उनके बुलाने के भी तमाम सारे कारण हैं। वो उन्होंने बुला करके विपक्षी दलों को दुविधा में डाला, हाँ है ना। तब अब देखो, तमाम अगर वोटर अगर आपका एक वर्ग विशेष का है, एक संप्रदाय विशेष का है, उसको अगर आपको लाभ मिल सकता था, तो एक दूसरे वर्ग के भी वोटरों का आपको लाभ थोड़ा सा मिल सकता था, वो अब नहीं मिलेगा आपको। वो सोचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करेगी कि ये हिंदुत्व के और सनातन के हिंदुत्व के और सनातन के विरोधी हैं। तो उस हवा का प्रभाव तमाम उस आस्थावान वोटर पर पड़ेगा जो कांग्रेस या दूसरे दलों को दे सकते थे। वो जैसा कि कहा जाता है कि जितना मोदी को ये लोग अपशब्द कहते हैं, उतने उसका प्रभाव मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर पड़ता है और मतदाता उस तरफ एकजुट होता है, बिल्कुल करता है। ये सर बिल्कुल आपने जिस तरह के विश्लेषण किया वो बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से मोदी हो या मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से, जिस क्षण से और जिस गति से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को लेकर और उनकी रोडों को लेकर विकास हो रहा है, हमने आज वीडियो में देखा था, कई सारी मीडिया चैनलों पे देखा था कि एक साथ एक रोड बनवाने के लिए 10-10 कहीं ना कहीं बुलडोजर लगे हैं, कहीं ना कहीं रोलर लगे हैं, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा PW स्टाफ वहीं है। इसी तरीके से क्या, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कहीं की भी हो, या और अन्य रोडें हों, उन पे लेकर इसी तरीके से भी तो व्यवस्था कर सकते हैं। और रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार ने ये कहा था केवल और केवल कि निमंत्रण किस बात का, क्या जैसा का अमित शाह के लड़के जैसा का विवाह हो रहा है। हमने आपसे कहा कि दक्षिणपंथी विचारधारा की शब्दावली ही यही होती है, सनातन पर प्रहार है और आस्था को कोरी रूढ़िवादिता मानना। आप समझ रहे हैं विचारधारा के स्तर पे। हाँ। तो वो तो उनका स्वाभाविक, कन्हैया कुमार का जो आक्षेपित बयान है, हाँ। वो उनका स्वाभाविक है। हाँ। समझे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बयान मिथ्या है। हाँ। उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर इन पर आक्षेप किया है, तो वो तो करेंगे, वो तो आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बहुत समय से कर रहे हैं। हाँ। वामपंथियों का और सनातन परंपरा के बीच में एक बहुत बड़ा टकराव रहा है, समझे। तो वो ये सब आडंबर रूढ़ और इसको लेकर के, लेकिन उससे क्या है कि वो एक वर्ग विशेष के वोट समुदाय को एकजुट किए हुए हैं उसी के दम पर। चलिए, यहाँ तो वोटिंग की बात थी, अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ सनातन की बात आपने कही, 2 बार कही, सनातन की बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, भव्य लोग जा रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, चंदा के माध्यम से किया जा रहा है। आपका सवाल मैंने सुन लिया है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ पर इतना हो रहा है, तो आपने ग्राम सड़क और तमाम सारी योजनाओं में नहीं किया। हम आपकी बात से सहमत हैं। अब इसका आप जवाब सुनिए। जवाब ये है कि आप संपन्न हैं, आपके पास सारे संसाधन है, सारे सूचन है, बिल्कुल, और आप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, तो आप क्या कसर छोड़ेंगे? आप सारा कुछ उसमें संसाधन लगा देंगे, आप अपने जितना संभव होगा उतना आप उसमें उसकी भव्यता को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से इसकी अगुवाई कर रही है और उनकी सरकारें, तो जाहिर सी बात है कि वो जितना इसको भव्य बना करके प्रदर्शित करेंगे उतने उनको लाभ होगा। तो उनके अपने, हमने बताया आपको, इस समय राजनीतिक स्वार्थों की लड़ाई है, अपने अपने ढंग के स्वार्थ अपने ढंग से भुनाने की कोशिश हो रही है। कुछ सफल हो रहे हैं, कुछ असफल हो रहे हैं। तो सत्ता की राजनीति तो एक दौर खत्म हो गया जब जनता की राजनीति होती थी, समझे। हाँ, अब वो दौर खत्म हो गया है और ये दौर का भी अपना एक लंबा इतिहास है, उस पर कभी अलग विषय टॉपिक पर बात कर लेंगे। लेकिन ये सही है कि सत्ता की राजनीति हो रही है और सत्ता की राजनीति में कुछ पास से कुछ लोगों के सफल हो रहे हैं, कुछ लोगों के असफल हो रहे हैं। जिनके असफल हो रहे हैं वो और खींच रहे हैं और वो आक्रामक हो रहे हैं, और जो सफल हो रहे हैं वो अपना बल बढ़ा करके जनता को ये लुभा रहे हैं कि हम ही आपके
भाग्य विधाता हैं, हम ही आपको 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे। हाँ, ये है। तो बिल्कुल सही सही कहा सर ने कि जो सत्ता में है और जो विकसित हो रहा है वो 47 तक या 50 तक के ख्वाब देख रहा है, और जनता ये चीज को नहीं, देख रही है। ख्वाब देखना गलत नहीं है, दिन में ख्वाब देखना। राष्ट्रपति अपने यहाँ अब्दुल कलाम साहब हुए हैं, हाँ, बहुत अच्छे चिंतक थे, हाँ, हैं? बिल्कुल बहुत। तो उन्होंने कहा कि आप दिन में ख्वाब देखिए, दिन में ख्वाब देखिए। है? हाँ, तो भारत आजादी के बाद से, है ना, स्वप्न देखे जाते रहे, लेकिन मोदी ने दिन में ख्वाब देखने की एक प्रवृत्ति दी लोगों के बीच में, समझे, और अपने तमाम सारे कार्यों के माध्यम से ये भी साबित करने की हाँ, कोशिश की। साबित कर दिया। मालदीव को लेकर देखा था आपने कि एक 10 मालदीव कदम नहीं। चलने 10 कदम चलने से पूरा मालदीव हिल गया। तो कहीं ना कहीं मोदी में तो ताकत है। ताकत कह लीजिए, या वो एक राजनीतिक आभा मंडल का मैजिक है, या फिर मीडिया का मैजिक है। मीडिया का भी मैजिक आप कह सकते हो, क्योंकि मीडिया भी एक सुर में मोदी को जिस ढंग से प्रोजेक्ट कर रही है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ आरोप भी आए हैं, और मुझे लगता है कि वो आरोप न रहें, इस बात का लिहाज किया जाना चाहिए, है ना। और मीडिया को कम से कम निष्पक्ष, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे बिंदु भी हैं कि जो मजबूरी भी है मीडिया की। आप अच्छे काम को अच्छा नहीं कहेंगे क्या? स्वच्छ भारत अभियान कोई गलत कार्य नहीं था, बिल्कुल कहेंगे स्वच्छ भारत अभियान, और बिल्कुल सही कहेंगे। इस देश में तमाम सारे ऐसे लोग थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये मत समझना, हाँ, लेकिन जब बात आएगी कार्यों के गिनाने की बात होगी, तो कुछ कार्य ऐसे थे जो पहले नहीं हुए और इन्होंने शुरू किए, नरेंद्र मोदी ने। हाँ, बिल्कुल शुरू किया। सही है, सही है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए महात्मा गांधी जैसे महानायक ने वो सपना बिल्कुल, देखा था, बिल्कुल, उस सपने को इन्होंने अपने शासनकाल में एक अभियान बना दिया। बिल्कुल, तो अभियान ये बना एक सार्थक कार्य है, सार्थक कार्य है, बिल्कुल 100% सार्थक कार्य और है। इसी प्रकार से इस देश में तमाम सारे ऐसे गरीब मजलूम लोग थे जिनके बैंकों में खाते नहीं थे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जनधन के तहत आप 0 बैलेंस पर आप खाता खुलवाइए, सबके हाँ, खाते खुलवा बिल्कुल, दीजिए, खाता खुलवा दीजिए, हाँ। आपकी पॉकेट का भी ध्यान रखा कि वो भी सुरक्षित रहे। और डिजिटल सेवाएं करने के बाद उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया है। ये भी एक कहीं ना कहीं कुछ अंश तक, हम ये तो नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लगाम लगाए, लेकिन हाँ, कुछ अंश तक भ्रष्टाचार में कमी आई। चलिए, भ्रष्टाचार की हो या जितनी आपने हम लोगों ने चर्चा की, बात करी, इसी जगह बात करेंगे हिंदुत्व की, और बात करें गोवंश की। तो हिंदुत्व की जिस तरीके से हम डंका पूरे भारत में पीट रहे हैं, पूरे भारत में ये हम दिखा रहे हैं हिंदुत्वमय हैं, हम हिंदुत्व की दिशा में चल रहे हैं, हम आपको 1000 नहीं, दसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में दिखा देंगे जहाँ गोवंश रोज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तारों से कट रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण कहाँ है? सुन लीजिए, अब आप उस बात की कह रहे हैं कि सरकार ने आपके यहाँ नल लगवा दिया है, और आपने पानी पिया और खुले छोड़ के चले गए, तो अब ना नरेंद्र मोदी उस नल को बंद करने आएंगे, ना ये योगी आदित्यनाथ आएंगे, या ना ममता बनर्जी नल को बंद करवाने आएंगी, समझे। मतलब आप सेवाएं दी हैं, तो आपको उनका उपयोग करने का भी एक तहजीब सीखना होगा, है ना। सरकार, हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी जो है सरकार की, हम निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग यहाँ पर बेहतर नहीं हो रही है। इसके कारण ये सब दुर्दशाएं, आपने सेवा दी लेकिन उसकी सही मॉनिटरिंग न करा करके आपने मनमानी करने की ढील भी दे रखी है। तो बहुत सारे लोग गोवंश का चारा का ही पैसा हजम करके अपने आप को वो कर रहे हैं। और इस वजह से वो जब प्रवृत्ति में यहाँ पर हम समझते हैं कि निचले स्तर तक, है ना, नैतिक हीनता है, नैतिक अवमूल्यन है
है ना। राष्ट्र प्रेम एक तरह से हमें तो लगता है कि एक नाटक जैसा हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया। जनगण मन अधिनायक जय के गान के समय हम थोड़ी देर के लिए भावलीन हो जाते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रगान हाँ, लेकिन अगले ही पल हम उसके लिए कहीं बेईमान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बेईमानी सिस्टम के साथ में जनता में भी है, इसलिए ये व्यवस्था फेल सी हो गई है और गोवंश अब आपने सही कहा कि सर जनता में है, तो जनता जनार्दन ध्यान रखिए। और आज की हमारी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पर बड़ौनी एक्सप्रेस पे, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।